आप लोग समझा देंगे उन्हें। अगर कोई पूछता है ना क्या हुआ, बोलना मैं समझा, ट्राई करना। नहीं हो पाया तो फिर मैं देख लूँगा। एक क्वेश्चन है मेरा, कोई फिनोमेना समझाना। अगर टेम्परेचर डिक्लाइन हो रहा है तो वो इक्वेटर के तरफ क्यों जा रहा है, पहला क्वेश्चन। और टेम्परेचर राइज कर रहा है तो वो पोल की तरफ ही क्यों जा रहा है। इस चीज के बारे में सोच, डायग्राम आप बनाते रहिए और सोचते रहिए कि ये ऐसा ही क्यों जा रहा है, इक्वेटर की तरफ ही क्यों जा रहा है और पोल की तरफ ही क्यों जा रहा है। इसका बहुत सिंपल आंसर, बहुत सिंपल सा आंसर। आपको बस वो एरिया स्टडी करना पड़ेगा, एरिया के हिसाब से आप देखोगे उसको तो आप उसका आंसर दे सकते हो।
ये डायग्राम हो गया। हो गया। ये जुलाई वाला भी बना। इसी का आप ट्राई करना कि सदर्न हेमिस्फेयर में आपने जो समझा है उसके हिसाब से आप एक बना के देखें।
हो गया, लिखेंगे इसमें the temperature of the earth's surface, the temperature of the earth's surface is measured in isobars, is measured in isobars, ब्रैकेट में लिखेंगे in isobars, 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 ब्रैकेट में isobars are the lines, isobars are the lines connecting all the points, isobars are the lines connecting all the points with same temperature, connecting all the points with same temperature. Just give me a second. लिखा है उसमें आइसोबार्स के बारे में लिखा, लाइंस कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स विथ सेम टेम्परेचर, को क्लोज कर देंगे, आगे लिखेंगे the warm currents and the cold currents, the warm currents and the cold currents influence the temperature, the warm currents and the cold currents influence the temperature, such as the isobars, the isobars shift, the isobars shift equator, shift towards equator, the isobars shift towards equator when the temperature declines, when the temperature declines, while the isobars move poleward, while the isobars move poleward when temperature rises, when temperature rises, full stop. Next line में similarly
Similarly, the variation in temperature, similarly, the variation in temperature along with ocean currents, the variation in temperature along with ocean currents also occurs due to इसके नीचे लिखेंगे नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, altitudinal variation, that is mountain, altitudinal variation, that is mountain. माउंटेन रहेगा तो हमें पता है कि एनवायरमेंटल लैब साइड से टेम्परेचर डिक्लाइन होता है. नंबर 2 लिखेंगे इसके नीचे कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर, कॉन्टिनेंटलिटी फैक्टर. ओके, नंबर 3 लिखेंगे ओपन सी एंड क्लोज सी, ओपन सी एंड क्लोज सी. ओके, एक बार इधर मैप की तरफ देखेंगे. देखो, जो ऊपर वाला पार्ट है, ओके, जहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और कर्व वाला रीजन है जहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको. तो गल्फ ऑफ मैक्सिको एक ऐसा रीजन है जो कि ट्रॉपिकल रीजन है कंप्लीटली, तो वहाँ टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रहता है. तो उसी लैटिट्यूड के रेंज में वो एक पानी का एक बॉडी है जहाँ पे टेम्परेचर कंपैरेटिवली हायर है. बट जैसे हम टेम्परेट रीजन में जाते हैं तो टेम्परेट रीजन में अगर एनक्लोज सी है तो वहाँ हम लोग देखेंगे फॉर एग्जांपल जो यूरोप का जो थोड़ा नीचे वाला पार्ट है तो वहाँ पे भी है मेडिटेरेनियन सी. मेडिटेरेनियन सी में आयनियन सी है, देन आयनियन सी है, 8-10 सी के टाइप है वहाँ पे, छोटे 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 बॉडीज है. ओके, बाल्टिक सी है उसके बीच वाले पॉइंट में, उसके ऊपर में नॉर्थ सी है. तो यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द लैटिट्यूड, वो थोड़ा कम रहता है. तो एक पॉइंट में मैं देख रहा हूँ कि टेम्परेचर ज़्यादा है जो कि इक्वेटर के पास में, और एक रीजन ऐसा है कि जहाँ पे टेम्परेचर कम है विथ रिगार्ड टू इट्स कंप्लीट लैटिट्यूड. तो यहाँ पे ये वेरिएशन को भी हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे एनक्लोज बॉडीज ऑफ सी. पॉइंट को भी लिख लेंगे हम लोग. क्या लिखा हमने फोर्थ थर्ड पॉइंट में? ओपन सी एंड एनक्लोज सी also influence the temperature, like number 1, Gulf of Mexico have higher temperature within the same latitude, और isobar भी लिख सकते within the same isobar और latitude. Point number 2, the Baltic Sea, Baltic, BALTIC, बाल्टिक सी. बाल्टिक सी कहाँ पे है? वो जो हमारे यूरोप का ऊपर वाला नॉर्वे वाला रीजन है, नॉर्वे वाले रीजन से थोड़ा नीचे आता है, तो वहाँ पे बाल्टिक सी एक सी प्रेजेंट है जिसके सराउंडिंग देयर इज बाल्टिक नेशन. तो वर्ल्ड मैप बाल्टिक सी, एक बार मैपिंग हम लोग इसका करेंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाए, दिखाई देता, कंफ्यूजन क्यों होना. ये जो यूरोप वाला पॉइंट है यहाँ पे भी है बाल्टिक सी, यहाँ पे बाल्टिक सी. तो बाल्टिक सी हैव लोअर टेम्परेचर, Baltic Sea have lower temperature compared to its surrounding. ओके, इसी के नीचे में लिखेंगे एक पॉइंट, नीचे में एक पॉइंट लिखेंगे. दिस इज द
temperature variation of earth. This is the temperature variation of earth. इसे हम लोग हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर वेरिएशन भी कहते हैं. ब्रैकेट में लिखना हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर वेरिएशन. ओके, हमने वो पढ़ा था मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एक्सोस्फीयर. तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जा रहे थे तो टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर डिक्लाइन कर रहा है, फिर बढ़ रहा है. दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर and this is called as horizontal distribution temperature. Okay, एग्जाम में बहुत स्पेसिफिकली भी पूछ सकता है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर. तो आपको वो वाला डायग्राम बनाना और उसको एक्सप्लेन करना है. अगर वो पूछता है व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर तो हमें ये वाला डायग्राम बनाना, दोनों मंथ के हिसाब से, जनवरी और जुलाई. अगर मान लो सिर्फ ये पूछता है व्हाट इज द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ, तो उस पॉइंट पे हमें दोनों चीज को एक्सप्लेन करना है कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है. तो दोनों फैक्टर्स उसमें आ जाए, तो कंफ्यूज नहीं होना है. हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों पॉइंट किसके पार्ट है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, जहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे. ओके, एनी डाउट? डाउट क्लियर है? ना मेरा क्वेश्चन फिर से वही है कि डिक्लाइन इन टेम्परेचर इक्वेटर वर्ड क्यों हो रहा है और राइज इन टेम्परेचर पोलवर्ड क्यों हो रहा है? थोड़ा सा सोचेंगे तो आंसर मिल. हाई प्रेशर, टेम्परेचर नॉर्मलाइज करना. मतलब नॉर्मलाइज कैसे? अगर मान लो ये 27 है, दिस इज 27, मैं अगर पोलवर्ड जा रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर कितना होगा? 25, फिर 20, 15. मतलब मैं पोलवर्ड जा रहा हूँ तो मेरा टेम्परेचर डिक्लाइन होगा. अगर मैं इक्वेटर की तरफ जाऊँगा तो मेरा टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज होगा. तो यहाँ पे मेरा 30 डिग्री जा रहा है. तो अगर मेरे पास एक सिचुएशन कि मेरा एक रिलेटिव पॉइंट में देख रहा हूँ दो जगह पे, हाँ मेरा 27 है, तो अगर यहाँ टेम्परेचर ड्रॉप हुआ तो टेम्परेचर ड्रॉप होने के कारण इट विल बी लाइक, जो नेक्स्ट सेम टाइप का टेम्परेचर होगा वो मेरा इक्वेटर के क्लोज हो, वो इक्वेटर के क्लोज होगा क्योंकि टेम्परेचर डिक्लाइन हुआ, क्योंकि इक्वेटर के तरफ गर्मी ज़्यादा है और पोल के तरफ ही ज़्यादा है. तो ऑटोमेटिकली वो, क्योंकि सेम टेम्परेचर मुझे चाहिए, तो किस साइड मिलेगा? गर्म साइड मिलेगा या ठंडे साइड मिलेगा? और गर्म साइड किस तरफ है? इक्वेटर की तरफ है. तो इसलिए मेरा जो यहाँ पे लाइन बनता है वो इक्वेटर की तरफ चला जाता है. मेरा यहाँ भी हो सदर्न हेमिस्फीयर में, यहाँ पे मैं 20 डिग्री और 30 डिग्री इस रेंज में मेरा टेम्परेचर ड्रॉप किया. ठीक, अब टेम्परेचर ड्रॉप किया तो मेरा हायर टेम्परेचर रेंज कहाँ मिलेगा? इक्वेटर की तरफ मिलेगा, पोल की तरफ मिलेगा? इक्वेटर की तरफ मिलेगा ऑब्वियसली. तो मेरा यहाँ पे जो आइसोथर्म का लाइन है वो इक्वेटर की तरफ चला जाएगा क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा है. फिर मेरा वो वापस नॉर्मल होने लगेगा क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो रहा है. फिर वो पोल की तरफ जो उसका नॉर्मल लैटिट्यूड वाला लाइन है उस चीज नॉर्मलाइज करके बैक टू ओरिजिनल पोजीशन वहाँ आ. सो ये कारण है कि हमारा जो टेम्परेचर है वो पोल की तरफ क्यों जाता है और इक्वेटर की तरफ क्यों जाता है. इक्वेटर की तरफ गर्मी ज़्यादा है, पोल की तरफ ठंडी ज़्यादा है. ओके,
तो टेम्परेचर अगर एक पर्टिकुलर रीजन में ड्रॉप हुआ तो वो इक्वेटर की तरफ ही जाएगा, क्योंकि इक्वेटर की तरफ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। उसी टाइप का टेम्परेचर इक्वेटर के साइड मुझे मिल सकता है, इक्वेटर की तरफ जा। वहीं पर ही अगर टेम्परेचर डिक्लाइन कर रहा है तो उसी टाइप का टेम्परेचर मुझे पोल के साइड मिलेगा, तो वो पोल के साइड में फिर थोड़ा सा कर्व कर जाता है। ओके, क्लियर? ये हुआ ये एक बहुत सिंपल है, एक बहुत सिंपल फिनोमेना है जो कि समझने से हम इससे किसी भी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एक सिंगल फिनोमेना हमारे क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे फिनोमेना है जिनको अप्लाई करके हमें क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जैसे आप किसी क्वेश्चन को देखते हो तो उससे आपके ये जितने भी आपने अभी पढ़े हैं वो जैसे आपको याद आ जाएंगे, तो आप उसको जैसे जैसे अप्लाई करते जाओगे तो आपका आंसर की तरफ पहुंचते जाओगे। ओके, इसको एक इसको आइसोबार हम कहते हैं, इस लाइन को हम आइसोबार कहते हैं, जो कि सेम टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर एक पर्टिकुलर रीजन या एरिया में। तो हमने क्या किया कि 20 डिग्री का है यहाँ पे, कि इस पर्टिकुलर एरिया में 20 डिग्री, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो डॉट में बनाते गया, फिर उन डॉट पे मैंने एक लाइन खींच दी, तो वो मेरा हो गया आइसोथर्म। ओके, आइसोथर्म होगा सेम टेम्परेचर इन कंप्लीट जोन। ओके, आइसो बार हो गया मेरा सेम प्रेशर इन एवरी जोन। फिर हो गया मेरा आइसो हलाइन, हलाइन मतलब होता है सैलिनिटी, सैलिनिटी होता है, तो सेम सैलिनिटी इन ऑल द रीजन, पानी के अंदर रहेगा। हेलोक्लाइन भी कहते हो उसे। okay? तो हेलोक्लाइन, तो वो वैसे एक लेयर्स बन जाती है अगर डेंसिटी सेम है, प्रेशर सेम है, तो उस तरीके से हमारे आइसोस अलग अलग बनते जाते हैं। आइसो से हम उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को, प्रेशर को रिप्रेजेंट। हाँ, मुझे आपको एक चीज़ पढ़ाना है, दैट इज प्रेशर। एक प्रेशर इसके पढ़ने के पहले हम एक छोटा सा एक ये कंप्लीट, तो प्रेशर पहले कंप्लीट, ये उसके बाद समझ सही रहेगा। एक मुझे आपको बताना है, ट्राइमेरिडियनल सर्कुलेशन सुना होगा आपने? नहीं सुना है? प्राइमेरिडियनल सर्कुलेशन हमारा वही वाला डायग्राम है जिसमें हेडली सेल, पैरेलल सेल और पोलर सेल है। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि आई हैव एन अर्थ, अर्थ में आई हैव थ्री डिस्टिंक्ट जोन्स, तो यहाँ पे मेरे पास में क्या हो रहा है कि आई हैव दिस एज ट्रॉपिकल जोन,
टेम्परेचर कंपैरेटिवली ज़्यादा है। देन मेरे पास टेम्परेट जोन है जहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा सा मॉडरेट है। फिर मेरे पास एक आता है पोलार जोन, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। जब मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर सिस्टम देखता हूँ तो फर्स्ट चीज़ मुझे क्या नज़र आती है कि अगर मैं ट्रॉपिकल रीजन को स्टडी करने जा रहा हूँ तो ट्रॉपिकल रीजन में मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे हमारा एक ITCZ वाला फिनोमेना है। ITCZ से मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो मेरी विंड्स है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट में, जैसे विंड्स मेरी इस तरीके से मूव हो रही है, फिर यहाँ पे ये कॉन्वर्ज करके दे आर मूविंग टूवर्ड्स द ट्रोपोपॉज, ट्रोपोपॉज में ये डिफ्लेक्ट होके दे आर मूविंग टूवर्ड्स द we can say this region that is the temperate region वाला जो 30 डिग्री लैटिट्यूड है। एंड यहाँ पे ये फिर से क्या हो रहा है कि ये डाइवर्ज कर रही है, एक जा रही है पोल के तरफ में और दूसरा जा रहा है इक्वेटर की तरफ, फिर ये वापस से मूव आउट कर रही है। अब एग्जैक्टली होता क्या है, दिस इज माय 0 डिग्री इक्वेटर, दिस इज माय 30 डिग्री, दिस इज माय 60 डिग्री एंड दिस इज माय 90 डिग्री। ओके, जैसा हमने पिछले पार्ट में देखा कि यहाँ पे जो मेरा इक्वेटर वाला रीजन है यहाँ पे हीट ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे जो विंड्स हैं दे आर ईस्टर्लीज एंड दे आर टू मूविंग टुवर्ड्स द इक्वेटर। इक्वेटर के पास में आके दोनों साइड से आ रही है, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर का साइड है इस पार्ट में, दिस इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे आके ये दोनों कन्वर्ज करके दे आर मूविंग टूवर्ड, दे आर राइजिंग नाउ। जब ये राइज कर रही है तो इट इज रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर। अब जब ये राइज कर रही है तो राइज करने के बाद में दे रीच टुवर्ड्स द ट्रोपोपॉज। यहाँ पे ट्रोपोपॉज आ रहा है, तो ट्रोपोपॉज में आके ये दोनों डिफ्लेक्ट कर जाती है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दूसरी सदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ जो विंड्स जो नीचे साइड में मूव करे सरफेस ऑफ अर्थ, वी कॉल देम एज either easterlies or we call it as trade winds. ओके, ईस्टर्ली हम उसे ट्रेड विंड कह रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो विंड है ये वार्म है, ये गर्म हवा है, बट जैसे जैसे हाइट में ऊपर जा रही है दे आर गेटिंग कूलर। ओके, क्योंकि एनवायरमेंटल एब्सरेट यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो कूल होने के बाद में ये क्या करती है, जैसे जैसे 30 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास आती है धीरे धीरे डिक्लाइन मतलब सबसाइड करने लग जाती है। दे स्टार्ट टू सबसाइड। सबसाइड होने से क्या होता है, बिकॉज दे आर गेटिंग कूलर, कूल होने के कारण ये सबसाइड होने लगती है। तो 30 डिग्री के ऑलमोस्ट पास में बिकॉज ये सबसाइड की तो यहाँ पे देर इज अ डाइवर्जेंस इज क्रिएटेड, और डाइवर्जेंस क्रिएट होने के कारण यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने लगता है। ओके, अब ये वाला जो वार्मिंग अप हुआ, यहाँ पे क्या हो रहा है कि सूरज की किरणें पड़ रही है, हीट ट्रांसफर हो रहा है, इट इज रिजल्टिंग इनटू द वार्मिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन। तो उसके कारण मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर रीजन में वी हैव अ कंडीशन और वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ दिस लो प्रेशर सिस्टम बिकॉज ऑफ द थर्मल फैक्टर। थर्मल फैक्टर कि जहाँ पे एक्चुअली उस रीजन में एनर्जी इनपुट हुई, बट यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि मैंने कोई एनर्जी इनपुट नहीं की है। ओके, विंड्स अपने आप ठंडी हुई, ठंडी होने के कारण वो सबसाइड करने लग गई। सो यहाँ पे दूसरा फैक्टर मैं देख रहा हूँ विच इज द मैकेनिकल फैक्टर, कि मैकेनिकली विंड्स वहाँ पे ठंडी हो रही है।
ओके, अब मैं पहले 90 और 60 डिग्रीज का समझ लेता हूँ। 90 डिग्री पोल के रीजन में क्या हो रहा है कि हियर वी हैव कोल्ड विंड्स। ओके, कोल्ड विंड्स है तो साल भर में बिकॉज कूलिंग हो रही है, तो कूलिंग होने के कारण विंड्स वहाँ पे सबसाइड ही करेगी। सबसे कम टेम्परेचर हमारा इस रीजन में रहता है, -60, -50, -40। ओके, दिस विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन सीजन टू सीजन। ओके, तो यहाँ पे जब ये डिक्लाइन हुई, ओके, सो दिस डिक्लाइन रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर सिस्टम। ओके, अब हाई प्रेशर सिस्टम हो रहा है, अब यहाँ पे विंड्स दे मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर वर्ड, ओके, 60 डिग्री की तरफ जा रही है। बट मैं इसी पॉइंट में देख रहा हूँ कि अगर विंड सबसाइड कर रही है तो विंड कहीं और से भी आ रही होगी। तो विंड मेरी आ रही है 60 डिग्रीज ऑफ लैटिट्यूड के पास, 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के पास से आ रही है। अब यहाँ पे अगर 60 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड के पास से आ रही है तो यहाँ पे देयर इज अ सर्टेन वैक्यूम सिचुएशन होगा, तो उसी कारण से देयर विल बी राइजिंग ऑफ द विंड इन दिस सिस्टम। ओके, देयर विल बी राइजिंग ऑफ द विंड्स हियर। ओके, अब राइज होने के कारण में मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ की जो विंड्स है, okay, ये यहाँ पे इस फॉर्म में आके इस रीजन में पहुंच रही है और ये राइज कर रहा है इस तरीके से। तो दिस इज ऑल्सो रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ लो प्रेशर। ओके, लो प्रेशर सिस्टम फॉर्म होने के बाद में मैं देख रहा हूँ कि आई हैव इंटरमिक्सिंग ऑफ एयर हियर, जहाँ पे जो हमारी कूल विंड्स और वार्म विंड्स है वो इंटरमिक्स हो रही है। अब इसी फॉर्म में मैं देख सकता हूँ कि एक पार्ट ऑफ ये वाली जो विंड है दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स 30 डिग्रीज, और 30 डिग्रीज में भी देर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ विंड एंड यहाँ पे देर इज सबसिडेंसेस टेकिंग। मैं एक क्या चीज़ देख रहा हूँ कि मेरी एक विंड है जो इक्वेटर के पास में राइज हुई, फिर वो 30 डिग्री पहुंची, सबसाइड की, सबसाइड, फिर ये 60 डिग्री के पास पहुंची, फिर ये राइज की, फिर ये पोलर रीजन के पास पहुंची, सबसाइड की, फिर वापस 60 डिग्री के पास गई, राइज की, यहाँ पहुंची, यहाँ पे सबसाइड की, फिर ये लो प्रेशर रीजन में पहुंची और फिर ये राइज की, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास दो रीजन है जहाँ पे देर इज अ थर्मल इन्फ्लुएंस और थर्मल फैक्टर फॉर द राइजिंग और सबसाइडिंग ऑफ विंड, और मेरे पास दो फैक्टर या दो एरिया है जहाँ पे मैकेनिकल फॉर्मेशन और मैकेनिकल यहाँ से विंड्स उसे पुश कर रही है दोनों एरिया से, तो वो राइज कर रहा है। यहाँ पे दोनों एरिया से विंड उसे पुश कर रही है, इसलिए वो सबसाइड कर रहा है, कूल हो रहा है। तो देर आर टू एरियाज जहाँ पे मेरे फैक्टर्स बन रहे हैं फॉर द राइजिंग एंड टू एरियाज फॉर द सबसाइडिंग। तो ये वाला जो मेरा सेल फॉर्म हुआ, आई एम कॉलिंग दिस एज हेडली सेल। तो मेरा दूसरा सेल फॉर्म हुआ तो मैं कह रहा हूँ पैरल सेल, और मेरा तीसरा जो सेल फॉर्म हुआ आई एम कॉलिंग दिस एज पोलर सेल। ओके, इसी चीज को अगर मैं इस डायग्राम में बताना चाहूँ तो मेरा यहाँ पे फॉर्म होगा हेडली सेल। ओके, यहाँ पे विंड्स इधर पहुंची, फिर यहाँ राइज की, एक विंड इस पॉइंट पे गई, दिस इज माई फेरल सेल, हेडली सेल, एंड उसी तरीके से विंड यहाँ पे राइज करने के बाद में पोलर रीजन में जा रही है, यहाँ पे सबसाइड कर रही है, फिर ये इस रीजन में आके वापस से राइज कर रही है। दिस इज माई पोलर सेल। सो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि देर इज ईस्टर्लीज, okay, I have in this temperate region as westerlies। ये होता है, अब ये फॉर्म क्यों होता है मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, मैं पहले एक्चुअली आप कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो मैंने ये देखा कि मेरे पास क्या फॉर्म हुआ अभी, तो विंड मूव कर रही है एक रीजन से दूसरे रीजन तक में,
और दूसरी चीज मैं देख रहा हूँ कि लो हाई, लो और हाई रीजन मेरे पास फॉर्म हुआ। नाउ इसी चीज को मैं थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे। मेरे पास इक्वेटर के पास में एक रीजन है, एक पूरा बेल्ट है जो कि एक लो प्रेशर रीजन से भरा हुआ है, वहां पे लो प्रेशर फॉर्म है। आई एम कॉलिंग दिस एज इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल लो प्रेशर। ओके, फिर मेरे पास एक रीजन है जो कि 30 डिग्री टू 30 डिग्री के बीच में प्रेजेंट है। आई एम कॉलिंग दिस एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। फिर मेरे पास टेम्परेट रीजन वाले एरिया में मेरे पास सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट है। ठीक है, फिर मेरे पास पोलर रीजन में जहाँ पे सबसिडेंस ऑफ विंड हो रहा है, मेरे पास यहाँ पे हाई प्रेशर सिस्टम प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज ऑल्सो पोलर हाई। दिस इज पोलर हाई रीजन। क्या मैं इंटर रिलेट कर सकता हूँ इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो एंड पोलर हाई? इंटरलिंक कर पा रहा हूँ कि कैसे विंड का मूवमेंट हैज रिजल्टेड इनटू दिस फॉर्मेशन ऑफ दिस सिस्टम। अब यहाँ क्या हुआ, मैं इसको हटा रहा हूँ। I'll just draw. ठीक है, पहला क्वेश्चन, जो विंड्स हैं वो हाई से लो मूव करती है या लो से हाई? वन, दे विल बी मूविंग फ्रॉम हाई टू। ओके, सो मेरा ये यहाँ पे स्टेटमेंट सही है और ये स्टेटमेंट मेरा रॉन्ग है। सेकंड क्वेश्चन, आई हैव कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इट मूव्स इन अ एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया, sorry, Coriolis force, they moves almost in the clockwise direction in the northern hemisphere and anti-clockwise direction in the southern hemisphere. Okay, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि there will be second force that is Coriolis force. Okay, Coriolis force मेरे पास में है। अब एक क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, इस रीजन में, इस रीजन में विंड्स यहाँ से यहाँ मूव होगी या यहाँ से यहाँ मूव होगी? Either they will move from subpolar high to equatorial low or equatorial low to subpolar high. It will move from subtropical high pressure because यहाँ पे high pressure है, it will move towards low pressure. तो मैं यहाँ एक चीज देख रहा हूँ कि मेरा wind movement it is from subtropical high towards the equatorial low region. मेरी wind ऐसे move कर, बट यहाँ क्या हो गया कि कोरियोलिस फोर्स आया, बोला कि हम तो सीधा सीधा नहीं जान देंगे, हमारा फोर्स भी अप्लाई होगा बिकॉज अर्थ रिवॉल्व कर रही है, रोटेट कर रही है। ओके, तो कोरियोलिस फोर्स का अब मुझे बताओ
कि कॉरियोलिस फोर्स विंड इस डायरेक्शन में मूव होगी या इस डायरेक्शन। दिस इज वन, दिस इज टू। वन मूव होगी बिकॉज मैं देख रहा हूं कि जो मूवमेंट ऑफ मेरा जो विंड है इट इज क्लॉकवाइज। तो इससे क्या हो रहा है कि कॉरियोलिस फोर्स यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई हो रहा है एंड मेरी जो विंड्स है वो कैसे मूव कर रही है इन द फॉर्म दे आर मूविंग ऑलमोस्ट इन दिस फॉर्मेट। तो दिस इज ईस्ट, दिस इज माई वेस्ट। ईस्ट मेरा सोर्स है, वेस्ट की तरफ जा रही है। therefore these winds, because of this system of pressure and Coriolis force, it is called as ईस्टर्लीज और ट्रेड विंड। तब ये जाके ईस्टर्लीज बने, तब ये मूवमेंट ऐसा हो। समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं? कोई भी डाउट छोटा सा भी होगा तो आप पूछ सकते। ये समझ में आया? अब दूसरी चीज, मेरे पास सेकंड विंड है जो इन दोनों रीजन में है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ विंड का मूवमेंट सब ट्रॉपिकल हाई से सब पोलर लो में होगा या सब पोलर लो से सब ट्रॉपिकल हाई में होगा? हाई से लो में होगा यहाँ पे भी। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि मेरे पास एक विंड मूवमेंट है जो इस तरीके से हो रहा। मेरे पास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, फिर से पोलर से कॉरियोलिस फोर्सेस आएगी। कॉरियोलिस फोर्स बोलेगी कि सीधा सीधा नहीं, हम तो धक्का देंगे, गिरा देंगे। तो कैसा मूवमेंट होगा? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि विंड्स अगेन दे विल मूव हियर। तो यहाँ पे विंड का मूवमेंट विल बी डिफ्लेक्टेड राइट। तो यहाँ इस विंड के डायरेक्शन में विच इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दे आर कॉल्ड एज वेस्टर्ली। वेस्टर्ली फॉर्म हुई। अब मेरे पास यहाँ पे इस रीजन में आई हैव अ पोलर हाई। पोलर हाई ये डायग्राम में देख सकते हैं। आई हैव अ हाई प्रेशर रीजन बिकॉज द विंड्स आर सबसाइडिंग, विंड सबसाइड कर रही है। तो मैं क्या देख सकता हूँ कि देयर विल बी मूवमेंट ऑफ विंड फ्रॉम हाई प्रेशर रीजन टूवर्ड्स द लो प्रेशर रीजन। बट यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि कॉरियोलिस फोर्स बहुत हाईली अप्लाई हो रहा है। कॉरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम टूवर्ड्स द पोलर रीजन और हाई लैटिट्यूड। तो मैं यहाँ पे भी देखूंगा कि विंड विल बी डिफ्लेक्टेड लाइक दिस and here they will become polar easterlies। पोलर ईस्टर्लीज बन गई। सो इन दिस वे हमारा जो प्रेशर फॉर्म हुआ अर्थ का, it had resulted into the development of the trimeridional circulation with Hadley cell, Ferrel cell, polar cell, and into this the presence of easterlies, westerlies, and polar without color. This is the most simplest form through which we can understand this wind circulation. Now, एक चीज मैं और आपको समझा कि एक पर्टिकुलर विंड जो होता है, ये विंड का मूवमेंट और फॉर्मेशन कैसा होता है। एक बेसिक बेसिक कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मेरा जो अपर मोमेंट ऑफ विंड है, आई कॉल दिस एज द कन्वेक्शनल विंड। जो मेरा हॉरिजॉन्टल मोमेंट ऑफ विंड है, आई कॉल दिस एज एडवेक्शन। ओके, नाउ थर्ड चीज, जो मेरा विंड है ये हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करे। जैसे कि मेरे पास दो ग्रेडियंट्स हैं यहाँ पे। इस ग्रेडियंट में द ग्रेडियंट इज ऑन दिस फॉर्म। ओके, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगा।
एक चीज याद रखना है कि हाई प्रेशर मेरा कूल एरिया रहेगा हमेशा, और लो प्रेशर मेरा वार्म एरिया रहेगा। होता क्या है कि लो प्रेशर में हमारी विंड्स ऊपर मूव करती है, ये दोनों डायरेक्शन में जाती है, और यहाँ पे ये सबसाइड करती है, और यही विंड्स यहाँ पे मूव करती है। तो ये बन गया लो प्रेशर जोन, और ये बन गया हमारा हाई प्रेशर। ओके, सो इस तरीके से ग्रेडियंट हमारा सर्कुलेशन, विंड सर्कुलेशन फॉर्म में वो फॉर्म होता है। okay? एक चीज होती है डेट इज कॉल्ड एज, अब ये हमारा जो फॉर्म हुआ, दिस इज द प्रेशर ग्रेडियंट wind. Okay, this is called as pressure gradient wind, where I have different pressure zones. उन pressure zones में wind is a gradient is formed, and through this gradient the wind is moving from higher gradient region towards the lower gradient region. We call it as high pressure zone and the low pressure zone. Okay? अब इसी में क्या हो रहा है कि मेरी विंड को जाना है यहाँ पे, इस डायरेक्शन में मैंने विंड को छोड़ा, बट विंड चले जाती है इस डायरेक्शन। ठीक, ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ कोरियोलिस। ये होता है बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। ये मेरा इक्वेटर है, मेरे पास एक इक्वेटर है। नाउ मेरे पास क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट लैटिट्यूड है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 40 डिग्री, 360 डिग्री, 70 80 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, मेरे पास कुछ लैटिट्यूड है। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि आई हैव डिफरेंट रीजन वेयर देर इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट प्रेशर जोन। डिफरेंट प्रेशर जोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। एक अजम्पशन मैं कर रहा हूँ कि जैसे मेरा हाई प्रेशर अभी यहाँ पे है और मेरा लो प्रेशर इस पॉइंट पे, एक अजम्पशन है मेरा कि हाई प्रेशर यहाँ पे और लो प्रेशर यहाँ पे, तो मेरा जो विंड मोमेंट होगा वो ऑब्वियसली हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा। ओके, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा, एंड यहाँ पे क्या होगा कि देर विल बी एप्लीकेशन ऑफ अ कोरियोलिस फोर्स, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इट इज मूविंग ऑलमोस्ट क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में ये ऑलमोस्ट ऐसे शिफ्ट कर जाएगी। नाउ दो फोर्सेस, एक है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और दूसरा है कोरियोलिस। अब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, मेरा प्रेशर ग्रेडियंट बोल रहा है कि तो भागना है, कोरियोलिस फोर्स आ गया कि वो इसको धक्का मार रहा है। ओके, बट क्या होगा कि दोनों फोर्सेस थोड़े से नलीफाई हो गए, मतलब कैंसल आउट हो गए, और बीच का एक रास्ता निकाल के विंड यहाँ से निकल जाएगी। विंड निकल गया। अब यहाँ क्या हुआ कि मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, तो ये मेरा नॉर्मल ग्रेडियंट, मतलब मेरी विंड अभी इस लैटिट्यूड में इस तरीके से मूव कर रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ, सेम चीज होगी, ये मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बन गया। प्रेशर ग्रेडियंट के बाद में जो कोरियोलिस फोर्स है वो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है कि वो फिर धक्का दे रहा है उसे। तो इसके बीच में क्या होगा कि वापस से मेरी जो प्रेशर जो एक विंड है वो एक पॉइंट पे आ जाएगी। तो ऐसे करते एक पर्टिकुलर पॉइंट में आने के बाद में मेरी जो विंड है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट अचीव करती है। थोड़ा डिफ्लेक्ट होने के बाद वहाँ क्या होता है कि मेरा प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इक्वलाइज हो जाता है विद द कोरियोलिस। तो जैसे ही मतलब ये विंड मेरी चल रही है, तो चलते चलते कोरियोलिस फोर्स उसको धक्का देते 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 तो एक लैटिट्यूड में एक पॉइंट पे ये होता है कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स अब दोनों इक्वल हो गए। okay? जैसे मुझे एक बंदा यहाँ खींच रहा है और दूसरा बंदा यहाँ खींच रहा है, और दोनों मुझे आगे भी खींच के लेके जा रहे हैं। तो मैं आगे भी खींच रहा हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा खींच रहा है, फिर ये थोड़ा ज़्यादा खींच रहा है। okay? फिर मैं
क्या हो रहा है कि एक पॉइंट पे आने के बाद दोनों का फोर्स बैलेंस आउट हो जाता है, तो मैं दोनों के फोर्स के साथ में बैलेंस करके सीधा तेजी से भाग रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे मेरी विंड क्या होती है, ये वाले पॉइंट पे मेरी विंड का जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है एंड कोरियोलिस फोर्स है इक्वलाइज हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं। सेकेंड चीज क्या होगा कि अब वो विंड इट विल मूव फ्रीली। फ्रीली क्यों? क्योंकि प्रेशर अब नॉर्मल हो चुका है और दोनों मतलब इक्वल खींच रहे हैं मुझे, यहाँ से भी इक्वल खींच रहे हैं, यहाँ से भी इक्वल खींच रहे हैं, तो मैं एक ही सिंगल लाइन में सीधा सीधा दौड़ सकता हूँ बिना इधर जाए और इधर जाए। तो मेरा एक फ्री मूवमेंट होगा, ठीक, क्योंकि वो बैलेंस मूवमेंट। तो यहाँ पे ये मूव फ्रीली करेंगी, ये विंड्स फ्रीली मूव करेगी एक पर्टिकुलर पाथ। इन विंड्स को जो ये कंडीशंस अचीव कर लेती है, वी कॉल देम एज यूस्ट्रोपिक। ओके, इन विंड्स को हम कहते हैं यूस्ट्रोपिक। ये किन तरीके से बनती है? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो कि हमारा हाई प्रेशर और लो प्रेशर जोन से एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, बट कोरियोलिस बोल रहे हैं कि नहीं, हम भी है, हमारे हिसाब से होगा, डिफ्लेक्ट करेंगे, धक्का मारेंगे, धक्का मार मार के वो उसे डिफ्लेक्ट किया, ये दोनों ने कैंसल आउट किया। पहली मूवमेंट मेरी मिड विंड ऐसे, फिर वो दूसरे थोड़ा आगे गई, वहाँ पे कोरियोलिस फोर्स अभी भी नहीं मान रहा है और धक्का दे रहा है, फिर आगे गए, कोरियोलिस फोर्स अभी भी नहीं मान रहा है और धक्का दे रहा है। अब यहाँ पे आने के बाद में जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स का फोर्स था और जो कोरियोलिस फोर्स का जो फोर्स है, ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल होकर एक दूसरे को नलीफाई कर दिया और फिर वो विंड सीधा मूव करने लगी एकदम फास्ट। तो दिस टाइप ऑफ विंड्स जो इस तरीके से फॉर्म होती है, वी कॉल देम एज स्ट्रोफिक। इसी को अगर आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, आप उसको 10 बार क्यों ना पढ़ लो, आप उसको समझ नहीं पाओ ये हो क्या रहा है, ये जियोस्ट्रॉफिक विंड बन कैसे रही है। तो इस तरीके से हमारा जियोस्ट्रॉफिक विंड बन रहा है, हमारा एक पर्टिकुलर कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के। तो यही जो हमारे जियोस्ट्रॉफिक विंड्स हैं, यही जियोस्ट्रॉफिक विंड्स ये पूरे सेल्स में मूव कर, जब वो इक्वेट हो जाती है विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स एंड कोरियोलिस, एंड उसी के बेसिस पे हमारा लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। फिर लो प्रेशर हाई प्रेशर सिस्टम के बनने के बाद में हमारा विंड का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होगा हमेशा, उस पर फिर कोरियोलिस फोर्स वापस अप्लाई करेगी, ओके, बिकॉज इट इज परपेचुअल फोर्स, वो हमेशा अर्थ के मूवमेंट के साथ चलता रहेगा। तो उससे हमारा फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज एंड ईस्टर्लीज हो जाता है। दिस टाइप ऑफ विंड वी कॉल देम एज परमानेंट विंड। ओके, परमानेंट विंड होती है, ओके, एंड दिस winds we also call them as planetary, ओके, बिकॉज ये कंटिन्यूसली मूव कर रही है हमारे प्लैनेट में सिंस एजेस और आगे भी मूव करते रहे। परमानेंट विंड एंड टाइप ऑफ अ प्लैनेटरी। कोई भी डाउट छोटा सा, समझा? ये एक्चुअली एरिया वहाँ कम है ना, तो वो हर दिशा में जा रहा है फ्रॉम हाई टू लो, so that is not like कि वो कहीं और जा रहा है, उसका रिप्रेजेंटेशन है एक that it is getting spread up, okay, okay, तो ब्रेक लेंगे आप या लिखा दूं मैं? अच्छा हमें यहाँ से शुरू कर, कन्वेक्शनल, एडवेक्शनल, देन ये विंड बताऊंगा, कोरियोलिस फोर्स, फिर ग्रेडियंट विंड्स, प्रेशर ग्रेडियंट विंड्स के बाद में फिर जियोस्ट्रॉफिक विंड्स, फिर वहाँ से वी विल गो टू द प्रीवियस डायग्राम। ओके, ब्रेक ले लो आप पहले।
समझ में आ रहा है ना? Coriolis कम है, प्रेशर ग्रेडियंट Coriolis के बाद सेम सिस्टम यहाँ Coriolis बढ़ता है। कुछ एक मूव पॉइंट के बाद मूव Coriolis ऑप्शन वो हम 40 बस इवेंट्स को उसके ऊपर नहीं जान देते